Hello everybody, my name is Faisal Khan and you are watching Geo in Focus. अभी मेरे से रिसेंटली आजकल मेरी आपसे बातचीत हो रही है रशियन क्राइसिस जो बने हुए हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन क्राइसिस में मैंने आपसे एक दो दिन पहले भी कहा था कि दो इलाके हैं डोनेस्क और लंबास, इस पे नज़र रखें। रशिया ने जो भी मूव बनानी है वो इन इलाकों से बनानी है। तो आज फर्दर थोड़ी सी इसको आपको डिटेल बता दूँ। ये वो दो इलाके हैं जिन्होंने यूक्रेन से चंद साल पहले आज़ादी का ऐलान कर दिया था। ये दो हैं, डोनेस्क और लुम्बास, दो इलाके हैं, आज़ादी का ऐलान कर दिया था। अब जिस ज़मीन को ये क्लेम करते हैं कि हमारी है, उसमें से 50% इनके पास है और 50 जो है वो यूक्रेन की फ़ौज के पास है। लेकिन ये कहते हैं जी हमारा इलाका यहाँ तक है। आज प्रेसिडेंट पुतिन ने दो बड़े अहम काम किए हैं। एक उसने ये किया कि उसने इन दोनों इलाकों को, मेरी पिछली वीडियो से 24 चंद घंटों के बाद हुआ ये, उसने दोनों को न सिर्फ कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया आज़ाद ममालिक के तौर पर, बल्कि उसने कहा जी मैं वहाँ वो भी तस्लीम करता हूँ जो इनका क्लेम है, यानी वो इलाका जो अभी भी यूक्रेन के पास है। और उन दोनों आज़ाद ममालिक के साथ उसने एग्रीमेंट किया और उनकी मर्ज़ी से एज ए पीस कीपर, ताकि यूक्रेन उनको नुकसान न पहुँचा सके, अपनी फ़ौज को मूव इन करने का उसने आर्डर दे दिया। यानी कि वो यूक्रेन के अंदर चला गया, उसको ईस्ट यूक्रेन कह रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूक्रेन का 50% जो एरिया है वहाँ तो रशियन रहते हैं, वो तो हैं भी प्रो रशियन। उसके जवाब में कुछ पाबंदियाँ उस पर लगाई हैं यूरोप ने, नेटो वालों ने, और कुछ अभी थोड़ी देर पहले जो बाइडन ने लगाई हैं। जो बाइडन उसकी वो दो कंपनियों को बैन कर दिया जी, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते। दोनों बैंक है, एक तो वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक बैंक है, और उनका कुछ ज़्यादा कोई लेन देन नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा रशिया को। जबकि रशिया के पास रिकॉर्ड के मुताबिक 600 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं, 600 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं उसके पास। आप उसको क्या नुकसान पहुंचाओगे? आपने क्या तीर मारा? दूसरा, इन्होंने एक और काम भी किया था यूरोप ने, कि रशिया से इन्होंने एक ली थी गैस पाइपलाइन। उसके ऊपर ज़ाहिर है रशिया ने अरबों डॉलर लगा दिए। जब अरबों डॉलर उसने लगा दिए, जब उसमें से पैसे लेने की बारी आई तो उन्होंने उस वक्त यूक्रेन की तरफ थोड़ी सी अपनी मूवमेंट की कि रशिया कभी भी अपने ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन पुतिन ने सिर्फ यूँ एक झटके में उसको रिजेक्ट कर दिया और उसने अपने आप को मूव ऑन किया। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज पुतिन ने ये कहा है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि इस मसले का कोई पीसफुल पुरअमन हल नहीं है। ये खुलेआम धमकी है। अच्छा, से फर्दर जाने से पहले मैं आपको एक ना बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री बताता हूँ। क्यूबन क्राइसिस पैदा हुए थे। ये क्यूबन क्राइसिस पैदा हुए थे अक्टूबर 1962 में। क्यूबा जब सोवियत यूनियन था, और वो सोवियत यूनियन का जब वजूद मौजूद था और कम्युनिज़्म था, तो क्यूबा कम्युनिज़्म के साथ था। तो वहाँ पे उनके रिकॉन्सन प्लेन था अमेरिका का, वो जासूस त्यारा, वो क्यूबा के ऊपर छोड़ा ना, तो उसने वहाँ पे कुछ तामीरात देखी वहाँ पे। और वो तामीरात क्या थी कि एटमी मिज़ाइल लगाने के लिए कुछ तामीर हो रहा था, यानी वो एटमी मिज़ाइल लगने थे। उससे पहले वहाँ पे रशिया कुछ मिज़ाइल भेज चुका था, एंटी एयर सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल भेज चुका था। लेकिन उसके बाद उसको प्रेसिडेंट कैनेडी, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी ने उसके ऊपर कोई कोई एहतजाज नहीं किया था, वो खामोशी से देखा था। अब 24 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया कि इसके साथ साथ क्या हुआ कि एक्सकॉम की मीटिंग बुला ली। ये इनका कोई नेशनल सिक्योरिटी का इदारा था उस वक्त अमेरिका का। एक्सकॉम की मीटिंग बुला, उन्होंने बोला जी कि इसके ऊपर हमला कर दो, फुल स्केल अटैक, इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है। अक्टूबर 62 में हम बिल्कुल एटमी जंग के ना बिल्कुल दाने पे पूरी दुनिया पहुंच गई थी। उसमें 14 अक्टूबर 1962 को एक जहाज़ ने बैलिस्टिक मिसाइल क्यूबा में जंगी जहाज़ों के ज़रिए, उन्होंने देखा जी कि ये वहाँ पे यहाँ पे तामीरात हो रही हैं, तो फिर अमेरिका जो रशिया है वो अपने बहरी जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पे मिसाइल भेजेगा और मिसाइल लगा देगा। ज़ाहिर है वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था। क्यों काबिल कबूल नहीं था? सिमिलैरिटी देखिएगा ज़रा। उन्होंने कहा जी ये रशिया मेरी सरहद पे कैसे आ सकता है मेरे करीब, हालांकि वो एक अलग मुल्क है। उन्होंने कहा जी मेरी सरहद पे रशिया नहीं आएगा एटमी मिसाइल लेके, और अगर यहाँ से किसी भी यूरोपियन मुल्क के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर अगर रशिया ने कोई मिसाइल मारा, एटमी मिसाइल, तो अमेरिका उसको ऐलान जंग समझेगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन पैदा हो गई। लुबे लुभाव ये एक और त्यारा था, फिर उन्होंने दोबारा एक जासूस त्यारा उड़ाया।
तो वो जासूस त्यारा जो है वो क्यूबा में गिरा लिया गया। अब अमेरिका ने फैसला किया कि हम क्यूबा पे हमला करेंगे। खैर, चंद दिनों के बाद उस वक़्त का जो वहाँ का रशिया का था सरबराह, उसने एक लेटर लिखा। लेटर लिख के उसने कहा कि अच्छा हम वहाँ से हटा लेते हैं अपने मिसाइल, लेकिन शर्त यह है कि हमें अमेरिका गारंटी दे कि क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। इन द मीन टाइम यहाँ तक बात चली गई थी कि अमेरिका के बहरी बेड़ों ने क्यूबा को घेर लिया था चारों तरफ से, और किसी जहाज़ को क्यूबा नहीं जाने देते थे, खासतौर पर रशियन को। कुछ तो रशियन जहाज़ इसमें असला वगैरह था, कुछ था, कुछ रहा होगा तो वापस चले गए। बाकी जहाज़ों की बाकायदा ये तलाशी लेते थे। उन्होंने ब्लॉकेड कर लिया, उसको क्वारंटाइन कर दिया क्यूबा को। यहाँ तक बात चली गई। खैर, एक थोड़ी लंबी कहानी है, मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, देखिएगा इसमें सिमिलरिटी क्या है इसके साथ है जो अभी क्राइसिस बने हुए यूक्रेन पे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गवाही डाली थी बीच में, अक़वाम मुत्तहिदा गवाह बना था, और अमेरिका ने वादा किया था कि तुम यहाँ से मिसाइल हटा लो, मैं इस पर हमला नहीं करूँगा। और फिर दूसरी शर्त जो रखी थी रशिया ने, उसने कहा था कि तुम्हारे जो मिसाइल हैं, जुपिटर नामी मिसाइल तुमने लगाए हुए हैं तुर्की में, यार उसकी शर्त भी मिलती थी, वो भी हटाओ। अमेरिका ने वो शर्त भी मानी थी। अमेरिका ने अपने जुपिटर मिसाइल वहाँ से हटा लिए थे, और तब कहीं जाके उसके बाद क्या, तुर्की से जुपिटर हटा ली 26 अक्टूबर को। तकरीबन कोई लेटर वगैरह की आपस में की एक्सचेंज हुई थी रशिया की और उसकी अमेरिकन सदर की। ये क्राइसिस जब ख़त्म हो गए, तकरीबन हम एटॉमिक वॉर के बिल्कुल दाने पे आ गए थे। 1963 में इन्होंने फैसला किया, रशिया ने और अमेरिका ने, कि हम एक हॉटलाइन बनाएंगे जिस पे सदर डायरेक्ट आपस में, उधर से फ़ोन करेगा तो उधर से प्रेसिडेंट डायरेक्ट उठाएगा, ताकि बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह पैदा ना हो। तो फिर 1968 में इन्होंने एक और मुआहदा किया। अब मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़रा हिस्ट्री चेक कीजिएगा कि वो कौन सा ज़माना था, कौन सा टाइम था जिन दिनों में इसराइल एटमी टेक्नोलॉजी उसने हासिल की थी या उस तरफ गया था। 1968 में इन्होंने ये मुआहदा किया था कि हम किसी दूसरे मुल्क को अपनी एटमी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इन्हीं दिनों में कुछ ये पाकिस्तान का भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में कुछ एटमी प्रोग्राम चल रहा था। तो कुछ एक अलग कहानी है कि वो भी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी, और कैसे उन्होंने बीच में मिलके ये किया था। कहने का मकसद ये कि इसराइल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अपने दिफा के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए वो अगर कोई मेजर्स लेता है, अगर वो काम करता है, तो ये उसका हक है। आपको वॉक ओवर तो कोई नहीं दे सकता हो जो मैं कान पकड़ा के जूते मारो और हमारे पे कब्जा, ऐसा तो होने से रहा। अब सिमिलैरिटी देखें, उस वक्त अमेरिका ने कितना एहतजाज किया था। आज पुतिन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि नेटो जो है वो रशिया की सरहद पे आए, रशिया को रोक नहीं सकता। तो ये उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन ने आज ये क्लियर कट कह दिया, उसने कह दिया कि बस मुझे यकीन हो गया है कि इस मसले का कोई भी पीसफुल हल मौजूद नहीं है। ये कह के उसने इंडिकेशन उनको ये दी है कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ, और आप जो करना चाहते हो मेरे से कर लो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नज़र रखें इन दोनों इलाकों पे, जिनका भी मैंने आपके सामने नाम लिया और जिनका मैंने जिक्र किया था कि बड़ा मुश्किल सा नाम है, लिख के रखना पड़ता है। डोनेस्क और लंबास। रशिया जो भी अपनी वो बनाएगा वो यहाँ से बनाएगा। रशिया इतना बेवकूफ़ नहीं है, रशिया नहीं, पुतिन इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि, हाँ ये हो सकता है कि वो डोनेस्क और लंबास के वो लोग जो कहते हैं ना ये आगे का इलाका जो भी यूक्रेन में ये भी हमारा है, वो उनकी कोई मदद कर सकता है, कुछ हॉस्टिलिटीज़ हो सकती हैं, अंदर कोई खाना जंगी वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, बगावतें हो सकती हैं, इलेक्शनों के रिज़ल्ट 3-4 साल के बाद कुछ ऐसे आ सकते हैं कि वहाँ, अगर वहाँ पे कल को प्रो रशियन हुकूमत भी आ सकती है। बड़ी ताकतों के यही खेल होते हैं। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जब चाहें खुद जिस मुल्क में भी हमला करना चाहें, अक़वाम मुत्तहिदा को अपने साथ लगाएं, वो उसका आपके साथ जुड़ जाए और आप उस पर हमला कर दें, कोई आपको कोई कुछ कहने वाला ना हो। अगर वही काम कोई दूसरा करेगा तो आप उसको बोलते नहीं जी ये तो एग्रेशन है, आप उसकी सरहद पे नहीं जा, अब आप किसी की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं कर सकते हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन में चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। चाइना कहाँ खड़ा होता है? खान का मैंने आपको कहा था चंद 3-4 दिन पहले, दलेर आदमी है, ये चला जाएगा रशिया, ये पहुंच जाएगा। अब तो हॉस्टिलिटी पे पुतिन है ना, तंग आमद व जंग आमद, तो तंग आमद व जंग आमद पे आके खड़ा हो गया है।
अब उसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर ये बड़े हाथी आपस में अगर लड़ते हैं ना, तो बीच में चूंटियाँ यानी गरीब मुल्क मारे जाएंगे। आज की इतला के मुताबिक एक बैरल जो तेल है वो $99 का हो गया। और एक एस्केलेशन होगी, एस्केलेशन होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक वन थिंग इज़ फॉर श्योर नाउ, वन थिंग इज़ फॉर श्योर नाउ, we all have to take stand. We all have to show where we actually stand. अब सारे मुल्कों को, सारी जितने भी ये मुल्क हैं, इन सारों को बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, खुल के सामने आना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? यूक्रेन का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अब तो ब्रिटेन उसको नहीं छोड़ेगा। अगले 20-25 साल यूक्रेन के गए, तबाही और बर्बादी के अलावा वहाँ कुछ नहीं आएगा। आप अपनी फौजें तो वहाँ उतारोगे नहीं, आप उनको जंगी हथियार ही दोगे, लड़ना तो उनको पड़ेगा, मरना तो उनको ही पड़ेगा। क्या आपने हासिल किया? रशिया की चारों तरफ आपके पास ऐसे मिसाइल हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। इसके बावजूद आप चाहते हो जी कि आप किसी एक बंदे को घेर लो। उसके बीच में इंडिया बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गया। पाकिस्तान भी कोई आसान जगह पे नहीं खड़ा हुआ है। अभी देखते हैं खान साहब वहाँ जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो नेगलिजेंस है, सबसे बड़ी जो कोताही है, वो है यूनाइटेड नेशंस की। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, यूनाइटेड नेशंस पे थोड़ी सी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या करते हैं वो, कैसे करते हैं वो। और जाते जाते आखिरी बात एक मरतबा फिर मैं ये कह दूँ कि हमारा वही हाल है। एक प्रोग्राम में 3 बंदे बैठे हुए हैं, 3 सियासी पार्टियाँ बैठी हुई हैं। अदम एतमाद आएगी कि नहीं आएगी, किसने कितनी चीनी खा ली है, तो किसने कितना शुगर खा लिया, किसने कितना यूरिया खा लिया है, कौन अच्छा है तो कौन बुरा है, रोटियां खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं। आप अपने टीवी को उठा के देख लो, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और हमारे आप टीवी को उठा के देख लो तो उसमें कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैती है। और हमारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ, हराम है कि हमारे मीडिया में कोई करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स पे कोई बात होती हो, या उन्होंने बताया हो कि यूक्रेन में क्या, जो बिल्कुल हमारे साथ ही है, वहाँ क्या हो रहा है, को बताता हो कि इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ताइवान में क्या हो रहा है। चाइना ने ताइवान के बारे में भी एक वार्निंग जारी कर दी है इनको। अब चाइना के तो मज़े हो गए, साउथ चाइना सी में वो खुला खुला घूम रहा है। सारों की अटेंशन जो है वो इस पर आ गई, रशिया के ऊपर आ गई। रशिया ने पूरी यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, सबको अपनी तरफ इंगेज कर लिया है। और अब इस इंतज़ार में कि रशिया इन्वेड करेगा। रशिया इन्वेड नहीं करेगा। रशिया इन दो डोनेट्स्क के लंबास वालों की मदद करेगा कि यूक्रेन का फर्दर मज़ीद कोई इलाका अगर वो ले सकते हैं, या लड़ाई हो सकती है, या वहाँ पे कोई बदअमनी हो सकती है, तो हो जाए। और टेक्निकली रशिया जो है ना वो उसके अंदर, ज़मीन के अंदर दाखिल हो गया है। और क्या किया यूरोपियन यूनियन ने, क्या किया अमेरिका ने, कौन सी सेक्शन लगाई, कौन सी उनकी गर्दन पकड़ लिया, सांस से उसका रोक लिया। सारा अफ्रीका उसके पास है, साउथ ईस्ट एशिया उसके पास है, चाइना उसके पास, इंडिया उसके पास, पाकिस्तान उसके पास। लेगा भी, देगा भी, सब कुछ करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को फ़र्क पड़ा है तो यूक्रेन को फ़र्क पड़ा है। और देखते हैं यूक्रेन वाले साहब क्या फ़ैसला करते हैं और कैसा फ़ैसला करते हैं। लेकिन बात वही है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क से इसने अपना काम करना था, और साथ उसने कहना था कि पुरअमन तौर पे हल नहीं हो सकता। अगली मूव का देखते हैं। अमेरिका के सदर ने साफ तौर पे कह दिया, हम अपने नेटो के ममालिक लिथुआनिया, तो ऊपर वाली जो रियासतें हैं, वहाँ मज़ीद अमरीकी फौजी और असला भेज रहे हैं। अच्छा, साथ ये कहना नहीं भूला बाइडन कि मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हम रशिया के साथ जंग करने नहीं, यानी रशिया को बता रहा है कि भाई तेरे से जंग करने नहीं आ रहे, तो रिलैक्स, ठंडा पानी पी के बैठ। रशिया से जंग करने नहीं आ रहे, हम तो अपने सिर्फ दोस्तों को बचाने के लिए आ रहे हैं। जब वक्त आएगा तो कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के बाद ये दूसरा ब्लंडर है जो यूरोप ने और अमेरिका ने गलत अंदाज़ा लगा के, गलत अंदाज़ा, मिसअंडरस्टैंड कर गया ब्रिटेन को, वो गलत अंदाज़ा लगा के उन्होंने एक और ब्लंडर कर दिया है। और उस ब्लंडर की सारी कीमत जो है वो यूक्रेनियंस को अदा करनी पड़ेगी, या यूरोपियन लोगों को अदा करनी पड़ेगी। यहाँ तजारत होती थी, या रशिया की गैस वगैरह जाती थी। तो देखते हैं क्या होता है। तो until we meet again, thank you for watching. Allah Hafiz.